जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर क्लास 10th का दूसरा मॉडल पेपर हम आपको हिंदी का सॉल्व करवा रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो दिया था, वो अलग सेट था। यहाँ पर दूसरा सेट है, तो यहाँ पर हम आपको पूरा 70 नंबर सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पूरा। तो ये जहाँ पर रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है, यही आपका जो है सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, कृति का नाम लिखना है कृति के लेखक का। तो उजली आग जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। इतिहास के पन्नों पर भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ आत्मकथा विधा की किसी एक लेखक का नाम बताइए। यानी आत्मकथाएं जो होती हैं हिंदी की, उनमें किसी एक लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने जो है नीड़ का निर्माण फिर ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं लिखा है, या फिर जो है राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं आत्मकथा लिखा है। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज का पंछी किसकी कृति है। तो जो जहाज का पंछी कृति है वो इलाचंद्र जोशी की कृति है। किसकी है? इलाचंद्र जोशी की। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यालोचन के लेखक का नाम बताइए। तो साहित्यालोचन लेखक का नाम जो है वो श्याम सुंदर दास जी है, जो कि एक आलोचना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ जो हैं वो व्यंग की प्रधानताएँ होती हैं, विद्रोह का स्वर होता है, गहन बौद्धिकता होती है। तो ये प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं हैं। उसके बाद रीतिकालीन काव्य की दो विशेषताएं बताना है। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा होती थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि गंगा लहरी कवि का नाम उल्लेख करना है। ठीक है, तो गंगा लहरी जो है वो पद्माकर की भी है, और एक कवि हैं पंडित जगन्नाथ मिश्र, उनकी भी ये रचना है गंगा लहरी। तो जो बच्चा जो दोनों लिखा होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक का उसका सही है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गद्यांश से। तो एक गद्यांश करना होता है, बहुत ही आसान आया था। तो यहाँ पर पहले पार्ट से ही मित्रता कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ होता है। तो ये जो है मित्रता पार्ट से लिया गया है, जिसको लिखा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो यहाँ पर देखा जाए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेखक कहता है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यानी वो उसको जो है बुराइयों की तरफ ले जाएगा, जो उसे दिन दिन यानी प्रतिदिन जो है अवनत के गड्ढे में गिराता जाएगा। और यही अगर अच्छी संगति हो जाती है तो वह जो है सहारा देने वाली बाहुबल, यानी सहारा देने वाली एक लाठी के समान जो है सहायक होगा, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? क्योंकि यह जो है गड्ढे में गिराने को, यह जो है गड्ढे में गिराता है, इसलिए ये कुसंग का ज्वर जो है बहुत भयानक होता है। ठीक है, यानी अवनत के गड्ढे में गिराने से ही ये जो कुसंग का ज्वर है इसलिए भयानक होता है, क्योंकि ये कुसंग का ज्वर जो है वो अवनति के गड्ढे में गिराता है। ठीक, आगे हम इसमें देखिए दूसरा खा कर क्या कह रहा है कि व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये हम लोग पूरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल के आता है? भारतीय संस्कृति, क्योंकि आप अपना देख रहे अहिंसा दिख रहा है, संस्कृति दिख रही है। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हमारी जो संस्कृतियाँ हैं वो, उनका जो मूल आधार है वो अहिंसा के तत्व पर ही
स्थापित हो रहा है, जहाँ जहाँ यानी प्रत्येक स्थान पर हमारे नैतिक जो सिद्धांत हैं या नैतिक मूल्य हैं उनका वर्णन किया गया है। अहिंसा को ही इसमें मुख्य स्थान भी दिया गया है। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है। तो लेखक के अनुसार जो संघर्ष है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो है उन्नति के माध्यम से जो है उसको, उन्नति और विकास के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, कब? जब हम अहिंसा के पथ पर अग्रसर रहेंगे तब जो है क्या है कि संघर्ष को हम दूर कर सकते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा नंबर। यहाँ पर जो है काव्य आता है। तो यहाँ पर जो काव्य दिया गया है ये भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बच्चा अगर पढ़ा होगा तो आराम से कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पद्यांश है क्या लिखा है कि निरपन केरी आशा निशिनासी, बचन लखत उवली नव प्रवासी, प्रकाशी मानि महीप कुमुद सखुजाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। ठीक है, तो इसको हम पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको राम दिख रहा है, गुरुपद दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो लिया गया है ये जो है तुलसीदास की रचना। ठीक है, तुलसीदास की रचना धनुष भंग है। ठीक है, धनुष भंग जो है वो कहाँ से है? बालकांड से है। जो बालकांड है वो श्री रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, तो ये धनुष भंग जो है लिया गया तुलसीदास की रचना है। ठीक, हम इसकी अगर व्याख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर निरपन केरी आशा निशिनासी, कवि कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की चाह नष्ट हो गई। वचन नखत उबल न प्रकाशी, तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। मही महीप कुमुद सकुचाने, वहाँ उपस्थित अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे, वे संकोच करने लगे कि कपटी भूप उलूक लुकाने, कपट रूपी राजा उल्लू की तरह छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछो यानी बिछुड़ने के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि व देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे। आगे देखिए, भय विशोक को कि मुनि देवा, उसके बाद बरसहि सुमन जनावहि सेवा। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। आज्ञा पाकर सुंदर मतवाले हाथी की तरह मस्त चाल से धनुष की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ अवधि भाषा थी। ठीक है, विवेचनात्मक या प्रबंधात्मक शैली थी, माधुर्य गुण था, श्रृंगार रस था, दोहा छंद था। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तो यहाँ जो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, वो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अनुप्रास अलंकार है वो पुलक पूरी। ठीक है, तो पुलक पूरी कहाँ है? तो पुलक पूरी जहाँ है वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है, और उसके बाद गणेश गोसाई, ठीक है, यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए दूसरा हमारा पद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो है लिखा है कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद सी। तो यहाँ पर जो लिया गया है ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है। तो स्वदेश प्रेम को जो लिखा है वो रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, जो उनकी एक रचना है स्वप्न, उसी से ये लिया गया है। ठीक है, हम इसकी अगर व्याख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर जब तक साथ एक भी दम हो, कवि कहता है कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाइयों,
तुम अपनी अंतिम सांस तक और बची हुई एक भी धड़कन के धड़कने तक अपने आत्मगौरव की रक्षा करोगे। हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, आपके अंदर एक भी धड़कन, एक भी खून का कतरा बचा हुआ है, तब भी आप अपने आत्मगौरव की रक्षा करोगे। रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर, ऊंचा मन, और अपने पलकों को किसी के भय से या दबाव से गिरने मत देना। अपना मस्तक किसी के सामने झुकने मत देना, उसे सदैव ऊंचा रखना और अपने मन को भी ऊंचा रखना। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले योद्धाओं, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, तुम्हारे भीतर शक्ति शेष है, तब तक तुम अपने मुख से किसी के भी सामने दीनता प्रकट नहीं करोगे। आगे देखिए कि दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। मृत्यु का भय सामने उपस्थित होने पर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटे रहना, मृत्यु से भयभीत नहीं होना। ठीक है, तो ये जो है इसकी व्याख्या हो गई। अगर हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो खड़ी बोली है, भाषा है, भावात्मक शैली है, ओज गुण है, वीर रस है, मात्रिक छंद है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे दीन वचन यहाँ पर न आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेखक का जीवन परिचय। तो हमने यहाँ पर जो वीडियो बनाया था उसमें जो है नेक्स्ट यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इम्पोर्टेंट थे, भगवत शरण उपाध्याय इम्पोर्टेंट थे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय, सूरदास, रस खान, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय हमने दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो संस्कृत खंड आ जाता है। ठीक है, तो संस्कृत खंड देखिए क्या कहता है। ये ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास्त केंद्रम असलम अस्ति। ये हमने मॉडल पेपर जितना भी सॉल्व कराया था उसमें से अधिकतर ये सारे प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो है वाराणसी पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वाराणसी पाठ आपके यहाँ वहाँ से लिया गया है। तो इसकी अगर व्याख्या की बात करते हैं तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र मतलब अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वाङ्मय संस्कृत जो आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आए थे। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोद। जो भारतीय दर्शन और शास्त्र का अध्ययन किए थे। आगे देखिए यहाँ पर स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत। वो इस यहाँ के ज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित हुए। यद तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायां कारितः। इसीलिए उन्होंने उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ठीक, उसके बाद दूसरा जो इसमें है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये जो है भारतीय संस्कृति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, इसकी हम अगर व्याख्या की बात करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी किसी दुख का भागी ना हो। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं तो यहाँ लिखना है श्लोक 2 नंबर मिलता है। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। ठीक, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर आ जाता है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रश्न लिखे हैं। क्या वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति? तो वाराणसी संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति। वीरः केन पूज्यते? वीरः वीरेण पूज्यते। पदेन विना किम दूरम याति? पदेन विना पत्रम दूरम याति। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति? भारतीय संस्कृते मूलम विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः अस्ति। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर लिखा है कि हास्य रस या करुण रस की परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कई बार बताया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद सोरठा रोला छंद। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही सब दो पढ़ने ही थे। बार बार हमने बहुत कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराए, वहाँ पर आया, वहाँ पर आप जाकर सुन सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम उपसर्ग की बात करते हैं। तो आज से अगम, ठीक है, और अधिक भी हो जाएगा यहाँ पर। अधि से अधिकार, ठीक, उप से उपकार, अभि से अभिमान, परि से परिवार। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रत्यय आता है। आई से पढ़ाई, हट से आहट, ठीक है, ता से समता महता, ठीक है, पन से बचपन लड़कपन। आगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाता है समास विग्रह। तो अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है, द्वंद्व समास। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। दिगु समास। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। यहाँ पर भी जो है क्या है, दिगु समास। जल थल, जल और थल, यहाँ द्वंद्व समास। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर तत्सम लिखना है। अंगूठा का अंगुष्ठ, ठीक है, कपड़ा का करपट, तालाब का तड़ाग, लाज का लज्जा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची लिखनी है। तो आँख का क्या होता है, नेत्र नयन लोचन, ठीक है, चक्षु। उसके बाद पृथ्वी का भू धरा, धरती भूमि, ठीक, वन का कानन, विपिन जंगल, ठीक है, अरण्य। पक्षी का खग विहग, ठीक है, पंछी। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द थे। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद है। मात्राज्ञा, तो मातृ प्लस आज्ञा क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पर ऋण स्वर संधि। ऊपर युक्तम लिखा है, तो ऊपर, ठीक है, ऊपरी प्लस युक्तम, ठीक, सॉरी, ऊपरी प्लस उक्तम, तो यहाँ ऊपर युक्तम हो जाएगा। यहाँ भी यण स्वर संधि। इत्यत्र, इति प्लस अत्र, यहाँ भी यण स्वर संधि। दध्यत्र, दधि प्लस अत्र, यहाँ भी यण स्वर संधि है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर विभक्ति आ जाती है। तो फल का जो है चतुर्थी विभक्ति क्या बताना है, एक वचन बताना है। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा, फल का फलाय, ठीक है, और उसके बाद मति का मतए, ठीक है, क्या हो जाएगा, मतए, या फिर मतये भी होता है। ठीक है, क्या, मतये भी होता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है मधु। ठीक है, तो मधु का क्या हो जाएगा, मधुने, क्या हो जाएगा, मधुने। ठीक, और नदी का क्या हो जाएगा, नदेह, क्या हो जाएगा, नदेह। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है। ठीक, उसके बाद देखिए आता है धातु रूप। तो पठतु है, तो पठ धातु, ठीक है, लोट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन है। उसके बाद दूसरा है, ठीक है, अहसम, हस धातु है, लंग लकार है। अहसत, अहस्ताम, अहसन, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हसाम, हस धातु है। ठीक है, और ये जो है लोट लकार है। और उसके बाद जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है। हसतु हसताम हसन, हसह हस्तम हसत, हसानी हसाव हसाम। ठीक है, और उसके बाद जो है ये पठिष्यसि, तो यहाँ पठ धातु है, विधिलिंग, सॉरी, लिट लकार है। और उसके बाद पठिष्यसि, पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आ जाता है हमारा संस्कृत अनुवाद करना है। तो यहाँ पर दो करना होता है, देशभक्त निर्भीक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देशभक्ता निर्भीका भवंती। ठीक है, होते हैं का भवंती होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। तो भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ अस्ति। उसके बाद प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। तो प्रयागः गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। उसके बाद हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो वयम प्रतिदिनम पठेम। उसके बाद कल मैं घर जाऊंगा। तो श्वः अहम गृहम गमिष्यामि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, बहुत ही सरल। उसके मेरा प्रिय कवि, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण, सदाचार। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे टॉपिक दिए गए थे, बच्चे 6 नंबर कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम खंडकाव्य पे आ जाते हैं 3 नंबर के लिए। तो हम ज्योति जवाहर पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रधान पात्र, ठीक है, प्रधान पात्र कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उनका हम
तो ये ज्योति जवाहर जो है वो देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण देखते हैं तो विराट व्यक्तित्व था, देशभक्त थे, लोकप्रिय राजनेता थे, अहिंसा के समर्थक थे और विश्व शांति के अग्रदूत भी थे। तो ये सारे पॉइंट्स लिखकर इसके बारे में लिख देंगे, हमको 3 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्लास 10th का जो है ये सेकेंड जो है सेट जो है जो बोर्ड परीक्षा 24 को ही हमने सॉल्व करवा दिया पूरा का पूरा। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।